स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, इससे जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपनी बात चल रही थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में मैंने बोला था किसी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट या मैं बोल दूं किसी भी एटम का जनरली जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है वो स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। क्यों होता है इसका मैंने कारण बताया था, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो अपने को लाइन चाहिए होती है वो अपने को नहीं मिलती। तो मिसिंग जो लाइंस होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो अपने को कहाँ देखने को मिल जाती है? इमिशन स्पेक्ट्रम में देखने को मिल जाती है। तो किसी एलिमेंट या एटम की जनरली जिस स्पेक्ट्रम की बात की जाती है वो स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के इमिशन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एग्जाम में टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी मैं बात करूंगा। जैसे देखना एग्जाम में क्या पूछेगा, जैसे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या दिया था, ये स्पेक्ट्रम अपना एक्सपेरिमेंट करके दिया था। जिसने सबसे पहले साइंटिस्ट कौन सा था? लाइमन, जिसने क्या बोला कि ये हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? फर्स्ट सेल में आता है। बामर ने क्या बोला था कि हाई एनर्जी स्टेट से ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? सेकेंड एनर्जी स्टेट में आता है, सेकेंड एनर्जी लेवल्स में आता है। पास्टर ने क्या बोला? हाई एनर्जी स्टेट से कहाँ आता है इलेक्ट्रॉन? थर्ड सेल में आता है। इसी तरीके से ब्रैकेट ने क्या बोला? फोर्थ सेल में आता है। पिफंड ने क्या बोला कि हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? फिफ्थ सेल में आता है। इस तरीके से इसने क्या दिया था? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अपने को मिला था, जिसमें लाइमन, बामर, पास्टर, ब्रैकेट और फुंड ने इसको क्या किया था? डिफाइन किया था, एक्सपेरिमेंटल अपने को बताया था। तो देखना इससे रिलेटेड ये जो किसी स्पेक्ट्रम में इमिशन स्पेक्ट्रम है, ये इस हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम में अपने को क्या देखने को मिल रही है? ये जो स्पेक्ट्रम लाइंस मिल रही हैं, ये जो स्पेक्ट्रम में लाइंस जो मिल रही हैं, इनकी संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्पेक्ट्रमी लाइंस हैं, इनकी संख्या अपने को क्या कर लेगा? कैलकुलेट करवा लेगा। कहीं से भी हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगा? लो एनर्जी लेवल में भेज देगा। अपने को पूछ लेगा टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी होगी इमिशन स्पेक्ट्रम में। तो उसके उस टाइप के क्वेश्चन अपने मैं बात करूंगा कैसे सोल्व किए जाते हैं। या क्या पूछ लेगा, जो साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया था, अलग अलग इंटीजर नंबर के आधार पर क्या बताया उसने? जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ कितनी बताई थी? आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये जो वेवलेंथ का फॉर्मूला इन्होंने दिया था एक्सपेरिमेंट के आधार पर, इन्होंने बोला n1 और n2 यहाँ पे क्या है? इंटीजर नंबर है। इस इंटीजर नंबर की वैल्यू अगर चेंज होगी तो यहाँ पे वेवलेंथ भी क्या होगी? चेंज होगी, अलग आएगी। तो अलग अलग इंटीजर नंबर के लिए वेवलेंथ क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं? वेवलेंथ पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, वेव नंबर भी पूछ लेगा। उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, 1 बाय 1 अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें क्या पूछ लेगा अपने को? तो स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम लाइंस की संख्या कैलकुलेट करवा लेगा। उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाएगा उसकी मैं बात करूंगा। देखना इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। देखना अपना जो बेसिक कंसेप्ट है इसमें थोड़ा लगा देना, बाकी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो देखना टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर अपने को क्या पूछ ले? स्पेक्ट्रम लाइंस की संख्या कैलकुलेट करवा ले। जैसे क्वेश्चन क्या हो, अगर क्वेश्चन दे दे किसी, यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्या करे? यदि कोई इलेक्ट्रॉन n2 हाई सेल से n2 हाई सेल से n1 हाई सेल में लो सेल में, यदि कोई इलेक्ट्रॉन n2 हाई सेल से n1 लो सेल में आता हो, में संक्रमण करे, ट्रांजिशन करे, कोई भी n2 हाई सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? n1 लोअर सेल में आ रहा है। तो अगर उसमें ट्रांजिशन करता हो तो अपने वो क्वेश्चन क्या दे देगा? टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कैलकुलेट कितनी होगी? टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस की संख्या काउंट करनी है। टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी? तो
इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए N2 यहाँ से क्या दिया गया है, हाई सेल दिया गया है, N1 क्या है, लोअर सेल। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई N2 सेल है हायर, ये क्या है कोई, जैसे मैं मान लेता हूँ N1 सेल है, ये मैंने मान लिया N2 सेल है हायर सेल, और सेल कौन सा है, N1। क्वेश्चन में भी दिया गया अपने को लोअर सेल N1 है, हाई सेल कौन सा है, N2। इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, N2 से N1 में आ रहा है। तो इसके बीच जो स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम में अपने को क्या मिलेगी, स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेगी। अलग अलग सीरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग साइंटिस्ट लाइमन, बामर, पास्टन, बेकन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, अब इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग लाइंस मिलेगी। वो लाइन स्पेक्ट्रम में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने को टोटल क्या पूछ ली, स्पेक्ट्रम लाइन पूछ ली। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम बनाएंगे, स्पेक्ट्रम बना के अपन उसमें काउंट करने बैठेंगे कि कितनी लाइंस आ रही हैं। अगर ये काम करते रहे तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, सिर्फ स्पेक्ट्रम लाइन काउंट करते रह जाएंगे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे जितनी भी सीरीज के अकॉर्डिंग लाइन होगी, उन लाइंस की संख्या कैसे कैलकुलेट होगी, उनकी नंबर कैसे कैलकुलेट होगी, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। तो देखना, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला क्या बोला जाता है, जिस सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हाई सेल से N2 माइनस N1, फॉर्मूला ये लगाना है। हायर सेल में से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो लोअर सेल में आएगा इलेक्ट्रॉन, N2 माइनस N1 लगाना है। उसके बाद अपने को क्या फॉर्मूला ध्यान में रखना है, N2 माइनस N1 प्लस 1/2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना। किसी भी स्पेक्ट्रम में अपने को क्या करना है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन हाई सेल से कहाँ आता है, लो सेल में ट्रांजिशन करता है, तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइन जब भी पूछे अपने को तो ये फॉर्मूला लगा देना, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1/2। इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि किसी N2 हाई सेल से इलेक्ट्रॉन अगर N1 सेल में आता है तो ट्रांजिशन करता है, तो उस टोटल स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला ये होता है। इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, अदर क्वेश्चंस में अपन बात करेंगे। अभी तो मैंने क्या लिया, कंसीडर किया N2 सेल और N1 लोअर सेल के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला क्या हो गया, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1/2। तो ये होता है फॉर्मूला किसका, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। इसको उतार लें। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ अदर क्वेश्चंस की। अगर इन सेल्स की जगह मैं क्या ले लूँ, अदर ये N1 और N2 सेल, अगर इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, अदर सेल्स की अगर संख्या काउंट करूँ, तो देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे कैलकुलेशन होगा। तो अपना फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो देखना क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अपने को क्या पूछ ले, किसी कोई इलेक्ट्रॉन 7th सेल से, 7th हाई सेल से कहाँ आ रहा है, फर्स्ट लोअर सेल में आ रहा है। इसका मतलब इसमें अपने को क्या पूछ ले, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन बताओ कितनी होगी, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन बताओ कितनी आएगी। ऐसे तो है नहीं, पहले स्पेक्ट्रम बनाएंगे, उसके बाद सीरीज के अकॉर्डिंग सभी में अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट लाइन करेंगे। कैलकुलेट ये जो लाइन कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता। तो देखना ध्यान से, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, टोटल लाइन, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन किससे कैलकुलेट करेंगे, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, N2 माइनस N1। N2 क्या है, हाई सेल, N1 क्या है, लोअर सेल। हाई सेल यहाँ पे क्या है, 7th, ये क्या है N2, लोएस्ट सेल कौन सा है, N1। तो 1 क्या है यहाँ पे, N1, 7th क्या है यहाँ पे, N2। तो देखना 7 माइनस 1, N2 माइनस N1 हो गया। उसके बाद N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। ऐसे डायरेक्ट क्या किया जाता है, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कैलकुलेट की जाती है। तो 7th से लेके 1 तक अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, कुछ 7th सेल से कहाँ आता है इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में आता है, तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी बोली जाती है, इसका फॉर्मूला लगा दिया। इसको सोल्व कर लो। ये कितना हो गया, 6 इंटू, इसको अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो गया, 7/2। तो ये कितना हो गया, 42/2। इसका मतलब कितना हो गया, 21।
तो कितनी होगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन 7th सेल से कहाँ आता है, फर्स्ट सेल में आता है, तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी 21। तो एग्जाम में अगर 21 अपन कैलकुलेशन करने लगे, इसकी लाइंस को काउंट करने लगे, तो बाकी क्वेश्चन है रह जाएंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा होता है, n2 - n1 n2 - n1 + 1/2 कर देना, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन है आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यू कैसे चेंज कर सकता है क्वेश्चन का, देखना ध्यान से। क्वेश्चन को अगर इजीली समझ लेता तो फॉर्मूला अपने पास से है, तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने अगर क्या दे दिया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5वीं उत्तेजित अवस्था से, किससे उत्तेजित अवस्था, इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट कौन सी है 5th, ये कौन सी है एक्साइटेड स्टेट, 5वीं एक्साइटेड स्टेट दे रखी है, इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता हो, तीसरी उत्तेजित अवस्था में, 3rd एक्साइटेड स्टेट में अगर जाए, एक्साइटेड स्टेट कहाँ जाए 3rd में, तो अपने वो क्या पूछ ले, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन की संख्या कितनी होगी, टोटल स्पेक्ट्रम लाइनें कितनी होगी बताओ। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया उसको देखना, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट और 3rd एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ, 5th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कि जो ग्राउंड स्टेट होती है उसके अलावा जो स्टेट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एक्साइटेड स्टेट्स कहलाती हैं। तो जब भी एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब 5th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, n = क्या होगा, यहाँ पे एक ज़्यादा होगा, जो एक्साइटेड स्टेट दी है अपने को वहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी, जो स्टेट है उससे क्या होगी ज़्यादा। 5th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, इसमें एक ग्राउंड स्टेट भी है, तो यहाँ से अपने बात करें n की वैल्यू कितनी होगी 6, तो n = 6 को क्या बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट है 5th। अब बात आती है 3rd एक्साइटेड स्टेट है 3rd, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट के अलावा जो सभी स्टेट्स क्या कहलाती हैं, एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n = 4 पर क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट 3rd आती है। तो देखना ये अपना तो 6 हो गया, ये क्या है 4, इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे एनर्जी ज़्यादा होगी। उस हाई सेल ये हो गया अपना, हाई सेल को क्या बोला जाता है, यहाँ पे अगर फॉर्मूले की मैं बात करूँ, ये क्या है हाई सेल, तो अपनी n2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 6। लोअर सेल कौन सा हो गया, कंपैरेटिवली बात करें तो ये कौन सा है, लोअर सेल, हाई सेल कौन सा है 6, n1 क्या है लोअर सेल, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है 6 से 4 में। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं टोटल स्पेक्ट्रम लाइन, तो कैसे कैलकुलेट, n2 - n1 6 - 4, n2 - n1 + 1 6 - 4 + 1/2, तो ये क्या आ गई अपनी टोटल स्पेक्ट्रम लाइन आ गई। तो देखना इसको कैलकुलेट कर लेना, 2 × ये कितना होगा 3/2, इतना हो गया 6/2, इसका मतलब 3, तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइन्स कितनी हो गई 3 हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। डायरेक्ट भी अपन इसको बता सकते हैं कि किस तरीके से अपने वो वे ऑफ क्वेश्चन का व्यू कैसे चेंज कर सकता है। एक्साइटेड स्टेट दे दी, डायरेक्ट अपने को क्या नहीं दिया, n की वैल्यू सेल नहीं दिया, तो अपने को क्या दे दी, एक्साइटेड स्टेट दे दी। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको उतार लिया। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, तो ये तो बात हो गई किसी स्पेक्ट्रम में टोटल किसी भी सीरीज की हो, चाहे किसी भी सीरीज की बात करें, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन इसमें काउंट हो जाती है, सीरीज चाहे कौन सी भी हो। अगर क्या पूछ ले क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर किसके लिए, एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए अपने को क्या पूछ ले, लाइंस पूछ ले, स्पेक्ट्रम लाइन, तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है देखना ध्यान से। ये तो बात हो गई किसी स्पेक्ट्रम में किसी भी सीरीज के लिए, कोई भी सीरीज हो, सभी सीरीज की अपन ने क्या कैलकुलेट कर ली, उसको ऐड करके अपन ने टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कैलकुलेट कर ली। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर
सीरीज के लिए अपने को क्या पूछ ले, इमिशन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम लाइन पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखना ध्यान से। जैसे क्वेश्चन क्या दे दे अपने को, क्वेश्चन दे दे कोई इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन कोई N2 उच्च कोश से हाई सेल से निम्न कोश में संक्रमण करता है, ट्रांजिशन करता है, तो अपने को क्या पूछ ले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइमन श्रेणी की बताओ रेखाएं, लाइमन श्रेणी। तो पर्टिकुलर सीरीज के लिए क्या पूछ ले अपने को, स्पेक्ट्रम लाइन पूछ ले, स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या पूछ ले, स्पेक्ट्रमी रेखाएं। इसी तरीके से क्या पूछ ले, बामर सीरीज के लिए, बामर श्रेणी के लिए बताओ, बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी होगी। इसी तरीके से पास्चन की पूछ ले, पास्चन सीरीज की स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी होगी। फोर्थ क्वेश्चन, ब्रैकेट के लिए बताओ कितनी होगी, ब्रैकेट सीरीज के लिए स्पेक्ट्रमी लाइंस कितनी होगी। पिफंड के लिए कितनी होगी, पिफंड के लिए स्पेक्ट्रम लाइंस की संख्या कितनी होगी। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन N2 हाई सेल से निम्न सेल में क्या करता है, संक्रमण करता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए क्या पूछ रहे, स्पेक्ट्रम में। इतनी देर अपन बात कर रहे थे टोटल स्पेक्ट्रम लाइन इन सभी सीरीज का जो सम था उसकी बात कर रहे थे, टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस की बात कर रहे थे, उसका फॉर्मूला अलग होता है। अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए अपने को क्या पूछ ले, स्पेक्ट्रम लाइंस पूछ ले, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको उतार लें, चलिए अब अपन बात करते हैं इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रमी रेखा कैसे कैलकुलेट होगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखना, सबसे पहले बात करेंगे लाइमन की, लाइमन स्पेक्ट्रम लाइन कैसे कैलकुलेट होंगी। उसके बाद अपन बात करेंगे बामर की, बामर स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला। उसके बाद पास्चन की, उसके बाद ब्रैकेट की, उसके बाद पिफंड की, पिफंड में स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखना क्या हुआ, जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई N2 हाई सेल से निम्न यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट सेल में, प्रथम सेल में, इसको थोड़ा इंक्लूड कर लेना, क्या दिया गया है, निम्न प्रथम कोश में ट्रांजिशन करता है, तो लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी होगी, बामर पास्चन ब्रैकेट। तो इसके लिए बोला जाता है कोई इलेक्ट्रॉन अगर N2 हाई सेल है, सेल कौन सा है, N2 है, तो लाइमन स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, N2-1, क्योंकि ये जो सेल होगा इसके, ये हाई सेल है, कहाँ पे आएगा, लाइमन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सेल में आएगा। फर्स्ट सेल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम लाइन्स होगी वो लाइमन सीरीज की लाइन्स होगी। बामर का मतलब सेकेंड सेल में आएगा, इसका मतलब इसमें से क्या होगा, N2-2 हो जाएगा। इसी तरीके से पास्चन के लिए क्या होगा, N2-3, ये हाई सेल है, कहाँ आ रहा है, थर्ड सेल में आ रहा है। इस तरीके से स्पेक्ट्रम लाइंस की संख्या कैलकुलेट की जाती है। N2-4 हो गया। पिफंड के लिए क्या हो जाएगा, N2-5। तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए अपने को क्या पूछ ले, स्पेक्ट्रम लाइन पूछ ले, तो उसका फॉर्मूला ऐसे होता है, जिसमें N2 क्या है, हाई सेल, और 1, 2, 3 ये क्या है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग इनका नाम हो गया। तो इसमें कैसे स्पेक्ट्रम लाइन कैलकुलेट की जाती है उसको मैंने बता दिया। इसको उतार लें। अब इसी से रिलेटेड एक अपन क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें हाई सेल कौन सा था, N2 था। इस N2 की जगह अगर सेल अपने को अलग दे दे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, देखना।
चलिए क्वेश्चन क्या दे दे अपने को, अगर कोई इलेक्ट्रॉन N2 इजिकल टू 7 से कहाँ आ रहा है, N2 इजिकल टू 7 से N1 इजिकल टू किस में आ रहा है, 1 में आ रहा हो, N1 इजिकल टू 1 में हो, तो अपने को क्या पूछ ले, लाइनमैन स्पेक्ट्रम लाइन बताओ, बामर स्पेक्ट्रम लाइन बताओ, पास्चन स्पेक्ट्रम लाइन बताओ, ये क्या पूछ ले अपने को, पिफंडे स्पेक्ट्रम लाइन बताओ। इस तरीके की अगर अपने को क्वेश्चन दे दे तो कैसे सोल्व करते हैं, मैंने बोला था जो सेल है, जो आई सेल है, उसमें से क्या करना है, सीरीज के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, उसमें से माइनस करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला लगेगा तो n2-1, ये क्या होगा n2-2, ये क्या होगा n2-3, ये क्या होगा n2-4, ये क्या होगा n2-5। तो देखना कितनी कितनी प्रत्येक सीरीज के लिए, पर्टिकुलर सीरीज के लिए स्पेक्ट्रम लाइन कितनी आएगी। n2 क्या है, हाई सेल, हाई सेल कौन सा है, 7। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ इसमें 7-1 टोटल कितनी होगी 6, यहाँ पे कितनी होगी 7-2 कितनी होगी 5, यहाँ पे कितनी होगी 7-3 कितनी होगी 4, 7-4 कितनी होगी 3, 7-5 कितनी होगी 2। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई सेल, 7th हाई सेल से किस में आ रहा है, फर्स्ट लोअर सेल में आ रहा है, तो लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी होगी 6, बामर की कितनी होगी 5, पास्चन की 4, ब्रैकेट की कितनी होगी 3 और पिफंड की कितनी होगी 2 स्पेक्ट्रम लाइंस देखने को मिलेगी। इस तरीके से क्वेश्चन अपने को डायरेक्ट पूछ लेता है। इसको उतार लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगर इस क्वेश्चन में अपने को टोटल स्पेक्ट्रम लाइन पूछे तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कहाँ से काउंट कर लेंगे अपन, जैसे अगर मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रम में और क्या होता है, एक हम्प्री भी होती है, हम्प्री की अगर बात करें, हम्प्री स्पेक्ट्रम लाइन, जैसे पिफंड की बात कर ली उसी तरीके से क्या होती है हम्प्री है। तो डायरेक्ट अपने फॉर्मूले के आधार पर अपन कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, n2-n1 अपॉन n2-n1 इंटू n2-n1/2, ये अपना फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, मैं दोबारा बता देता हूँ, n2-n1 प्लस 1/2, या तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसके आधार पर टोटल स्पेक्ट्रम लाइन अपने को आ जाएंगी, या अपने को क्या करना है, इस हम्प्री को इंक्लूड और कर लें इसमें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n2-6। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई सेल से कहाँ आता है, 6 सेल में आता है, तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, हम्प्री सीरीज की क्या होगी, स्पेक्ट्रम लाइन होगी। तो इसमें से 7 माइनस कितना कर दूंगा 6, कितना आएगा 1, तो एक स्पेक्ट्रम लाइन किसकी होगी, हम्प्री की होगी। अगर टोटल कोई पूछ ले तो इसको ऐड कर देना, ये जो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड और हम्प्री सभी को ऐड कर देना। कितनी होगी देखना, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, ये 19 और 21, टोटल कितनी हो गई 21। इस फॉर्मूले से निकालोगे तो भी कितनी आएगी 21 आएगी। तो इस तरीके से टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस अपने को कैलकुलेट की जाती है किसी मिशन स्पेक्ट्रम में। इसको उतार लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अपने को क्या देते, अगर लोअर सेल और हायर सेल चेंज कर दे तो देखना कैसे चेंज करेगा। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 7th हायर सेल से 3rd लोअर सेल में अगर जा रहा हो तो अपने को क्या पूछ लेगा, लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रम लाइन बताओ, लाइमन स्पेक्ट्रम लाइन, बामर की बताओ, बामर स्पेक्ट्रम लाइन, पास्चन की बताओ, पास्चन स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी, ब्रैकेट की बताओ, ब्रैकेट स्पेक्ट्रम लाइन कितनी आएगी, पिफंड की बताओ स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी, और हम्प्री की बताओ स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी। तो देखना ध्यान से, अपना हायर सेल कौन सा है 7th,
लोअर सेल कौन सा है, थर्ड। तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए अपने को क्या पूछ ले, स्पेक्ट्रम लाइन पूछ ले, तो अपना फॉर्मूला क्या था उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अपना फॉर्मूला हो गया हाई सेल कौन सा है, 7, लोअर सेल कौन सा है, थर्ड। तो 7 से किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। थर्ड में आने का मतलब क्या हुआ, देखना, थर्ड में आने का मतलब है अगर किसी लोअर सेल, थर्ड का मतलब है इसकी सीरीज कौन सी होगी, कोई अगर इलेक्ट्रॉन हाई सेल से कहाँ आता है, लोअर सेल कौन सा दे रखा है क्वेश्चन में, थर्ड। तो इसकी सीरीज कौन सी होगी, जब थर्ड में आता है, अगर फर्स्ट में आता है तो लाइमन, सेकंड में आता है तो बामर, थर्ड में आता है तो पास्टन। इसकी सीरीज कौन सी दे रखी है अपने को, पास्टन। पास्टन सीरीज से क्या होगी, स्पेक्ट्रम लाइन काउंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई सेल से थर्ड सेल में आता है तो उसमें लाइमन और बामर की स्पेक्ट्रम लाइन देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लाइमन और बामर की स्पेक्ट्रम लाइन कितनी बता देंगे, 0। क्यों बताई, क्योंकि हायर सेल से इलेक्ट्रॉन लोअर सेल किस में आ रहा है, डायरेक्ट थर्ड में आ रहा है, सेकंड और फर्स्ट या सेकंड दोनों में से नहीं आ रहा। इसका मतलब लाइमन और बामर की जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो अपने को कितनी बतानी है, यहाँ पे 0 बतानी है, क्योंकि वो अपने को ऑब्जर्व नहीं होगी। तो थर्ड में आ रहा है, इसका मतलब ये जो पास्टन की जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम लाइन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, n2-3। यहाँ पे क्या होगा, n2-4, n2-5, n2-6। तो पहले क्वेश्चन में चेक कर लेना कि जो हायर सेल है और लोअर सेल क्या दे रखा है, इसकी सीरीज पहचान लेना, उसी से स्टार्ट होगी। कौन सी, ये स्पेक्ट्रम लाइन वहीं से स्टार्ट होगी। स्पेक्ट्रम लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अपनी पास्टन से, इसके बाद अपनी कंटिन्यू चलेगी। देखना n2-3, n2 क्या है, हायर सेल, 7 सेल है, 7-3 कितना हो गया, 4। इसी तरीके से 7-4 कितना हो गया, 3। 7-5 कितना हो गया, 2। 7-6 कितना हो गया, 1। इस तरीके से कैलकुलेट होती है। टोटल स्पेक्ट्रम लाइन्स अगर अपने को पूछ ले तो कितनी होगी, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी, 10 होगी। अगर कोई ये पूछ ले कि लाइनमैन स्पेक्ट्रम लाइन बताओ इस ट्रांजिशन के लिए कितनी होगी, 0। बामर बताओ 0, पास्टन बताओ 4, ब्रैकेट बताओ 3, प्रीफंड बताओ 2, हम्फ्री बताओ 1। टोटल पूछे तो 10। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको उतार ले पहले। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है उसकी अपन चर्चा करेंगे। देखना, ये तो सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, कई बार टाइम कंज्यूमिंग के लिए क्वेश्चन क्या दे देता है। देखना, क्वेश्चन देखना क्या दे देगा, कोई इलेक्ट्रॉन, क्या दे देगा, कोई इलेक्ट्रॉन एक परमाणु में, कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में उच्च कोश से प्रथम कोश में आता है, प्रथम कोश में संक्रमण करता है। प्रथम कोश में क्या करता है, संक्रमण करता है। तो अपने को क्या पूछेगा, तो आवर्त क्षेत्र में, तो आवर्त क्षेत्र में आवर्त क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, इंफ्रारेड रीजन में अपने को क्या पूछ लेगा, 6 स्पेक्ट्रम रेखाएं इसमें दे रखी हैं, 6 स्पेक्ट्रम लाइन कितनी दे रखी है, 6 स्पेक्ट्रम रेखाएं मिलती हैं। कितनी मिलती है रेखाएं, 6 स्पेक्ट्रम रेखाएं किस जोन में मिल रही है, इंफ्रारेड में प्राप्त होती हैं। तो अपने को क्वेश्चन क्या देगा, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी व विजिबल का मतलब क्या हो गया, 10 से
विजिबल का मतलब क्या हो गया, 10 से 76 में स्पेक्ट्रमी रेखाएं की संख्या बताओ। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कैलकुलेट करनी है। फिर क्या दे दिया क्वेश्चन में, देखना ध्यान से, क्योंकि किसी भी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन है वो उच्च हाई सेल से अपने को क्या देता है, फर्स्ट सेल में आकर क्या कर रहा है, ट्रांजिशन करता है। तो अवरक्त क्षेत्र में IR जोन में अपने को क्या दे रखा है, 6 स्पेक्ट्रम रेखाएं अपने को प्राप्त होती हैं। तो इसने पूछा है अगर IR जोन में कितनी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, 6 स्पेक्ट्रम लाइन अपने को ऑब्जर्व होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल जोन में कितनी स्पेक्ट्रम लाइन से देखने को मिलेगी, ये क्वेश्चन होता है बेसिकली। तो देखना इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन इसके सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में देखना कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिएगा इसने क्या कहा, कोई इलेक्ट्रॉन हाई सेल से, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, हाई सेल से किस में आता है, फर्स्ट सेल, फर्स्ट लोअर सेल में आता है। तो देखना अगर मैं हाई सेल को क्या बोल दूं, N2 बोल दूं, हाई सेल को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, N2, मैंने हाई सेल को मान लिया, कंसीडर कर लिया N2 है। अब देखना इसने क्या कहा, ये जो लाइमन सीरीज होती है, लाइमन अपने बात की थी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड और हम्फ्री, ये जो सीरीज होती है इसमें मैंने बताया था लाइमन सीरीज का जो क्या होता है, रीजन होता है वो कौन सा होता है, अल्ट्रावायलेट। बामर का कौन सा होता है, विजिबल। पास्चन का कौन सा होता है, पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड और हम्फ्री, इन सभी का कौन सा होता है रीजन, इंफ्रारेड, अवरक्त क्षेत्र। तो ये सभी जोन मैंने बता दिए कि लाइमन तो अल्ट्रावायलेट जोन में आती है, बामर विजिबल जोन में आती है, पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड और हम्फ्री कौन सी जोन में आती हैं, इंफ्रारेड या IR जोन में आती है। अब देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा। इसने कहा हाई सेल से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, फर्स्ट सेल में आ रहा है, और क्या दिया इसने कि IR जोन है, इस IR जोन में टोटल कितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं मिल रही हैं, 6। IR जोन में कितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं मिल रही हैं, 6। इसका मतलब क्या हुआ, या तो पास्चन या ब्रैकेट या पिफंड या हम्फ्री लाइंस की जो स्पेक्ट्रमी लाइंस हैं, या अपने को किस किस की मिलेंगी, पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड और हम्फ्री की टोटल कितनी लाइन मिलेंगी, 6 लाइन मिलेंगी। अब देखना क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। N2 मैंने मान लिया कोई हाई सेल है, इस N2 में अब देखना मैं बात करूँ सबसे पहले लाइमन सीरीज की, उसके बाद बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड और हम्फ्री। अब देखना ये बात कर रहा है लाइमन, मैंने कहा किस जोन में आता है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, ये किस जोन में आता है, अल्ट्रावायलेट। बामर किस में था, विजिबल में, और बाकी सभी किसी में थे, IR जोन में। अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, इस IR जोन में स्पेक्ट्रम रेखाएं 6 दी गई हैं। 6 का मतलब इस पास्चन, ब्रैकेट और पिफंड और हम्फ्री में टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी आनी चाहिए, 6। जैसे अब देखना मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ हाई सेल की, N1 = 1 की अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, लोअर सेल, जिसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, हाई सेल से किस में जाता है, फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल की मैं अभी बात नहीं कर रहा, ये क्या है, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ हाई सेल की, तो फर्स्ट के बाद N = 1 के बाद कौन सा सेल आता है, N = 2। तो N2 को मैं क्या मान लेता हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, 2 क्या है, अपना हाई सेल है। अगर 2 हाई सेल है तो 2 से किस में जाएगा, 1 में जाएगा। 2 से 1 में जाने का मतलब क्या हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन अगर 2 से 1 में जाता है, 2 से 1 का मतलब लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रम में रेखाएं किससे कैसे कैलकुलेट करते हैं, N2 - 1। N2 यहाँ पे क्या माना है अपन ने, 2 माना है, तो 2 - 1 का मतलब लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी, 1। बामर की अगर मैं कैलकुलेट करूं, बामर की कैसे कैलकुलेट की जाती है, बामर की बात करूं तो देखना बामर की होती है N2 - 2,
ये किसके लिए होती है, बामर के लिए। n2 - 2, n2 अपनी कितनी है, n2 अपने क्या कंसिडर किया है, 2 कंसिडर किया है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से पास्टन भी कितनी होगी, 0। बामर, ब्रैकेट और टिफंड और हम्फ्री ये सभी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अगर n2 अपना हाईएस्ट स्केल कौन सा है, सेकंड है, तो लाइमन सीरीज की रेखाएं कितनी होगी, 1 होगी, बाकी सभी क्या होगी, 0। इसका मतलब इस जोन में अभी तक कितनी है स्पेक्ट्रम लाइन, 0। अपने पास कितनी, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 6। अगर मैं इसी तरीके से कंसीडर करूं, जैसे थर्ड सेल की मैं बात करूं, देखिएगा ध्यान से, अगर पहले मैंने क्या माना, सेकंड सेल को हायर सेल माना, अब मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड सेल को हायर सेल मान रहा हूं। अब देखिएगा, जब थर्ड सेल को हायर सेल माना जाता है तो लाइमन सीरीज अपने फॉर्मूले n2 - 1, n2 क्या है अपना थर्ड माइनस 3 - 1 कितना होगा, 2। तो लाइमन सीरीज की रेखा कितनी होगी, 2। बामर की कितनी होगी, 1। पास्टन की 0, बाकी सभी क्या होंगे आगे, 0 होगी। तो इस जोन में कितनी आ रही है अभी, आईआर जोन में 0। अगर इसी तरीके से n2 में क्या मान लूँ, 4 मान लूँ, तो लाइमन सीरीज में कितनी स्पेक्ट्रम लाइन मिलेगी, 3। बामर में 2, पास्टन में 1, इसमें ब्रैकेट में 0, टिफंड में 0, हम्फ्री की भी 0। तो अभी तक आईआर जोन में कितनी स्पेक्ट्रम लाइन आई है, 1। कितनी चाहिए, 6। इसका मतलब अपना हाइट सेल सही नहीं है, हाइट सेल मैं कंसीडर कर रहा हूँ 5, इसमें स्पेक्ट्रम लाइन 4, इसमें 3, 2, ब्रैकेट में 1, टिफंड में 0। तो इस आईआर जोन में अभी तक कितनी स्पेक्ट्रम लाइन आई है, 3। अपने को कितनी चाहिए, 6। इसका मतलब ये भी सही नहीं है। हायर सेल की अगर मैं बात करूं, अगर 6 ले लूं तो कितना होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, 3, ब्रैकेट की 2, ये 1, ये 0। अब देखना कितनी हो गई, 3, 2, 5, 1, 6। तो आईआर जोन में कितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं मिल गई अपने को, 6, जो क्वेश्चन में दिया गया। इसका मतलब अपना जो हायर सेल है उसको अपने आइडेंटिफाई कर लिया। अपना जो क्वेश्चन में हायर सेल नहीं दिया था वो अपना कौन सा हो गया, 6 नंबर का हायर सेल हो गया। हायर सेल कौन सा दिया है, 6 नंबर। कैसे पहचाना, क्योंकि आईआर जोन में उपस्थित जो स्पेक्ट्रम लाइन है टोटल वो कितनी है, संख्या में 6, जो क्वेश्चन में दी गई है। अब अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है कि हायर सेल में अपने को 6 दी गई है, तो अपने अल्ट्रा वायलेट जब आईआर जोन में टोटल कितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं मिल जाएं, 6 मिल जाएं, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन और विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी। तो अपना क्वेश्चन आंसर क्या होगा, देखना ध्यान से। ये तो टोटल कितनी होगी, 6, आईआर रीजन में 6। तो इस जब आईआर रीजन में 6 स्पेक्ट्रम लाइन है, तब विजिबल और अल्ट्रा वायलेट में कितनी कितनी है, 5 और 4। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखना, अल्ट्रा वायलेट में पूछे तो अपना अल्ट्रा वायलेट का आंसर क्या देना है, यूवी इक्वल टू स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी, 5, और विजिबल के लिए अपनी कितनी देनी है, आंसर 4। तो 4 और 5 फिजिकल, देखो करेक्ट आंसर। यूवी रीजन में अपनी स्पेक्ट्रम लाइन मिलेगी 5 और विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम लाइन मिलेगी 4। अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तरीका मैंने बता दिया कि अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग अपन अलग अलग क्या कर लेंगे, स्पेक्ट्रम लाइन का डिवाइडेशन कर लेंगे। उसके बाद अपने 1 बाय 1 अपने हायर सेल लेते जाएंगे, जब तक अपने क्वेश्चन में दी गई स्पेक्ट्रम लाइन है उसे जोन के अकॉर्डिंग ना आ जाए तब तक अपने आंसर नहीं बताना। तो अपने यूवी में कितनी आई, 5, विजिबल में 4। इसको उतार लें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इजीली समझ में आया होगा। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब अपन फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, इमिशन स्पेक्ट्रम, उससे रिलेटेड अलग साइंटिस्ट ने क्या दिया था, अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। उसके अकॉर्डिंग मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा जो उन्होंने अपना एक्सप्रेशन दिया था कि अलग अलग इंटीजर नंबर के लिए क्या आती है, वेवलेंथ अलग अलग आती है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसकी मैं बात करूंगा। देखना ध्यान से, उनका एक्सप्रेशन क्या था, सबसे पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन था अलग अलग इंटीजर नंबर के लिए क्या आती है, वेवलेंथ अलग अलग आती है। फॉर्मूला क्या दिया,
1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये अलग अलग इंटीजर नंबर के लिए क्या दिया गया था, फॉर्मूला दिया था, अपना एक्सप्रेशन दिया था, जिसमें बताया गया था n1 और n2 क्या है, इंटीजर नंबर अलग होंगे तो उनकी वेवलेंथ भी क्या होगी, अलग होगी। इस वेवलेंथ की जगह अपने और क्या दे सकता है क्वेश्चन में, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, म्यू बार। अगर म्यू बार की अगर मैं बात करूं तो म्यू बार क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर ले, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। अगर इस 1 अपॉन लैम्डा की जगह मैं क्या रख देता हूँ, म्यू बार, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, सी म्यू बार। अगर इस म्यू बार की जगह मैं क्या रख दूं, म्यू बार, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, म्यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाए, म्यू बाय सी, तो यहाँ से म्यू बाय सी हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, इस टर्म को मैं किसके फॉर्म में रख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। ये म्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, तो देखना क्या होगा, सी आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। कैसे आया, मैंने इसकी बात कर ली थी जो इससे पहले का लेक्चर है उसमें, अभी भी बता देता हूँ। चलो 1 अपॉन लैम्डा क्या हो गया, म्यू बार, म्यू बार की जगह मैंने क्या रख दिया, म्यू बाय सी। तो म्यू बार इज इक्वल टू म्यू, ये सी कहाँ हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसका मतलब 1 अपॉन लैम्डा की जगह मैंने क्या रख दिया, म्यू बाय सी। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, सी आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इससे किससे, वेवलेंथ से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड और वेव नंबर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस एक्सप्रेशन को लेकर उसकी मैं बात कर रहा हूँ 1 बाय 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं आते। दो तीन क्वेश्चन इससे रिलेटेड अपन पढ़ लेंगे तो ये कंसेप्ट अपना और क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली। अपना जो कंसेप्चुअल चलेंगे तो अपना कंसेप्ट क्या होगा और क्लियर हो जाएगा। तो देखना 1 बाय 1 अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दे देगा, हाइड्रोजन एटम के एक हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के संक्रमण, हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से लाइमन श्रेणी के क्या दे रखी है, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा प्राप्त होती है, लाइमन सीरीज की कौन सी लाइन प्राप्त होती है, प्रथम लाइन प्राप्त होती है। तो अपने क्या पूछ लेगा, इससे संबंधित क्या कैलकुलेट करना है अपने को, इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य बताओ, वेवलेंथ बताओ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और वेव नंबर काउंट करना है। तो क्वेश्चन में क्या दे दिया, किसी हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के दौरान लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा प्राप्त होती है, तो उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कितनी होगी। तो देखना इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट लाइन ऑफ ए लाइमन सीरीज। इसका मतलब अपना फॉर्मूला सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 और n2 की वैल्यू लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए देखना, ध्यान से देखिएगा। ये अपना स्पेक्ट्रम था, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। जब हाई एनर्जी लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फर्स्ट सेल में आए तो उसको क्या बोला जाता है, लाइमन सीरीज। ये किसकी बात कर रहा है, इस लाइमन सीरीज की बात कर रहा है। लाइमन सीरीज की कौन सी लाइन, फर्स्ट लाइन। कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन। देखिएगा फर्स्ट लाइन कौन सी है, ये जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट लाइन। ये लाइन कौन सी है, फर्स्ट लाइन, जिसमें कहाँ से कहाँ रहा इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में। इसका मतलब क्या हुआ,
N1 यहाँ पे क्या होगा, N1 की वैल्यू मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताई थी। N1 और N2 की वैल्यू कैसे कोरिलेट की जाती है, N1 किसके आधार पर बताई जाती है, N1 बताई जाती है सीरीज के नाम के आधार पर। सीरीज कौन सी है, लाइमन। इसका मतलब है कोई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से कहाँ आता है, फर्स्ट लेवल में आता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, N1 कहलाता है। तो लाइमन के लिए क्या लगता है, N1 है 1 होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं N2 किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन ऑफ ये जो लाइन ऑफ सीरीज होती है किसको रिप्रेजेंट करता है, मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। N1 तो किसके अकॉर्डिंग देखा था अपन ने, सीरीज के नाम के अकॉर्डिंग, सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग, और N2 किसके अकॉर्डिंग देख रहे थे, लाइन ऑफ सीरीज के अकॉर्डिंग, लाइन ऑफ सीरीज के अकॉर्डिंग। ये दोनों में वैसे भी डिफरेंस होता है। तो देखना N1 तो हो गया लाइमन सीरीज कौन सी है, लाइमन, इसलिए 1 आ गया। N2 का मतलब अपने को जो दे रखी है लाइन, अपने को जिस सीरीज की लाइन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग N2 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो प्रथम रेखा की बात अगर ये कर रहा है तो हाई एनर्जी लेवल N2 क्या है, हाई एनर्जी लेवल हो गया एक तरीके का, जिसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से खा रहा है, सेकंड से 1 में, सेकंड सेल से 1 में आ रहा है। फर्स्ट तो क्या हो गया, लोअर एनर्जी सेल, सेकंड क्या हो गया, हाई एनर्जी लेवल। तो N2 की वैल्यू फर्स्ट लाइन के लिए, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए कितनी आ जाएगी, 2। इस तरीके से अपने को पहचानना होता है। अब अपन इसमें N1 और N2 की वैल्यू डायरेक्ट रखकर अपन क्या निकाल सकते हैं, 1/λ। तो इसने इतना पहले उतार लें, उसके बाद अपन नेक्स्ट इसको कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालते हैं। चलिए अब देखिएगा, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, R(Z²). Z किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब 1 हो गया, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। देखना N1 कितना अपना 1/1 की स्क्वायर माइनस 1/N2 कितना था, 2 की स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे। 1/λ इज इक्वल टू R कितना था अपना, उसकी वैल्यू रखेंगे आगे। देखना 1/1 माइनस 1/4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू क्या होगा, R कितना है एकदम 4 माइनस 1 कितना 3/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/λ इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखना 1/λ इज इक्वल टू कितना आ गया, 3R/4। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3R। मैंने बोला था R की वैल्यू अगर अपन रख दें, देखना R की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। R इज इक्वल टू होता है 109,737। इस वैल्यू को ध्यान में रखना, सेंटीमीटर इनवर्स में डायरेक्ट अपने को काम में ले लेते हैं। या तो इस R की जगह क्या रख दो, 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। या मैंने बोला था 1/R की वैल्यू कितनी होती है, 912 एंगस्ट्रॉम होती है, 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू कितनी है, 1/R। इस 1/R की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 912। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या होगी, वेवलेंथ होगी। इसको सोल्व कर लेना, ये अपना आंसर हो गया। लैम्डा होगी लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है किसी हाइड्रोजन एटम में, तो उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ आती है वो कितनी आएगी, 4/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। ये किसी में वैल्यू आ गई अपनी, इसकी वेवलेंथ की आ गई। अब बात करें फ्रीक्वेंसी की, उसके बाद वेव नंबर की अगर बात की जाए तो देखना ध्यान से, ये जो वैल्यू है 1/λ, वेव नंबर क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू होता है 1/λ। जो वेवलेंथ है उसका जो रेसिप्रोकल होती है वो क्या कहलाता है, वेव नंबर। सॉरी मैंने यहाँ लगा दिया फ्रीक्वेंसी पर, वेव नंबर म्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1/λ। तो इस म्यू बार 1/λ को मैं क्या बोल दूँ, म्यू बार बोल दूँ। तो अपना जो आंसर होगा 3R/4, ये क्या होगा, म्यू बार होगा। कैसे होगा देखना, उम्मीद कर रहा हूँ इसको उतार लिया होगा आप लोगों ने। ये तो बात हो गई वेवलेंथ की। अब अपन बात करते हैं किसकी, वेव नंबर की। तो 1/λ को क्या बोला जाता है, वेव नंबर बोला जाता है। देखिए अपनी वैल्यू कितनी आई, 1/λ की 3R/4। इसका मतलब 1/λ को क्या बोला जाता है, वेव नंबर बोला जाता है। तो 3/4 इंटू R की वैल्यू मैंने बोला था कितनी रख देंगे, 109,737। तो ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू होगी, इससे रिलेटेड, इस फर्स्ट लाइन से रिलेटेड क्या होगी, वेव नंबर होगी। अब बात कर लें अपन किसकी,
फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या बोला जाता है फॉर्मूला, सी आर जेड स्क्वायर, जेड क्या है अपना हाइड्रोजन एटम, लिखने की जरूरत नहीं है, 1/1 माइनस 1/a कितना होगा 4, n1 और n2 की वैल्यू कितनी है 1 और 2, मैंने स्क्वायर इनकी कर दी 1 और 4, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी कितना होता है 3 इंटू 10 टू पावर कितना होता है 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को अगर मैं सेंटीमीटर, ये जो वैल्यू किस में आ रही है सेंटीमीटर में, तो 3 इंटू 10 टू पावर 8, सी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, क्या होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है, तो सी को मैंने किस में चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, 3 इंटू 10 टू पावर 10, तो यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको सोल्व करने से क्या आएगा 3/4, इसको सोल्व करने से क्या आएगा 3/4, तो ये जो वैल्यू है ये किस में आएगी, एक सी की वैल्यू रख दी मैंने, आर की कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, फ्रीक्वेंसी किस में आएगी यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू किस में आएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आर की वैल्यू अपन रख देते हैं, देखना ये तो बात हो गई इसकी। अब अगर आर की बात करूं, आर की वैल्यू कितनी होती है 109 737, यहाँ पे आर भी है, तो ये जो वैल्यू है इसको मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ, देखना ध्यान से, यहाँ पे रख रहा हूँ इसकी वैल्यू, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू आर इंटू कितना हो गया 3/4, ये तो अपनी वैल्यू थी, कितनी फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस आर की जगह मैं क्या रख देता हूँ 109 737, तो देखना 3 इंटू 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू आर की वैल्यू 109 737, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन न्यूमेरिकल में काम लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 3/4, ये सेंटीमीटर इनवर्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/a सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, फ्रीक्वेंसी जो आएगी कितनी आएगी 3 इंटू 10 टू पावर 10 इंटू 109 737 इंटू 3/4 और किस में आएगी यूनिट सेकंड इनवर्स में, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है अपॉन में सेकंड बचा है, जब ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट किस में आएगी सेकंड इनवर्स में। वैसे भी फ्रीक्वेंसी अपने को पता है टाइम ऑफ पीरियड आवर्तकाल की क्या आती है, व्युत्क्रमानुपाती यूनिट क्या होगी सेकंड इनवर्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो लाइनमैन सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगी उसकी रिलेटेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेवलेंथ पूछ लेगा, वेव नंबर पूछ लेगा और फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, सोल्व कर लेना, इसको आंसर आ जाएगा। अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, इससे रिलेटेड। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, उसके बाद अपना स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अपने को क्या देते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के संक्रमण के दौरान, ट्रांजिशन के दौरान, हाइड्रोजन एटम के संक्रमण के दौरान क्या होता है, निम्न के मान अपने को क्या बताने हैं, कैलकुलेट करने हैं। निम्न के मान बताओ, क्वेश्चन अपना ये है हाइड्रोजन एटम के संक्रमण के दौरान निम्न के मान बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, बामर श्रेणी की
अपने को क्या कैलकुलेट करना है, न्यूनतम तरंग दे दे, क्या बतानी है, न्यूनतम तरंग दे दे। ये क्वेश्चन अगर आप इसको इजीली समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें नहीं होगी। अपने को क्या पूछ लेगा, बाम्बर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दे दे, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द बाम्बर सीरीज। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसने, सेकंड क्वेश्चन है यदि लाइमन श्रेणी की, यदि लाइमन श्रेणी की, यदि लाइमन श्रेणी की क्या दे रखी है, मैक्सिमम वेवलेंथ दे रखी है इसने x, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी दे रखी है, x हो, तो किसकी पूछ लेगा, एक की, एक सीरीज की क्या दे देगा वेवलेंथ, दूसरे की पूछ लेगा। तो पास्टन की, पास्टन श्रेणी की, पास्टन सीरीज की क्या पूछा है, मैक्सिमम आवर्ती पूछी है, मैक्सिमम आवर्ती पूछी है कितनी होगी। तो देखना इसको सोल्व करने का तरीका, ये दोनों क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन और भी पूछे हैं इसने। सबसे पहले अपन 1 और 2 क्वेश्चन नंबर को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे जो दिया गया उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन करेंगे बाम्बर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की कैलकुलेशन करेंगे। देखना इसको पहले उतार लो आप, उसके बाद चर्चा करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाम्बर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य बताओ, हाइड्रोजन एटम के संक्रमण के दौरान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसको कैलकुलेट करते हैं। देखना बाम्बर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे r/z² 1/n1² -1/n2²। ये अपना फॉर्मूला हो गया किसका, जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है जनरली इसके लिए। इसने क्या पूछा है, मिनिमम वेवलेंथ, इसका मतलब लैम्डा क्या हो गया, मिनिमम हो गया। लैम्डा मिनिमम होने का मतलब क्या हो गया, एनर्जी मैक्सिमम होगी। इससे जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपनी बातें हो गई थी ये, अगर लैम्डा मिनिमम दे तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम हो गई। तो n1 और n2 की वैल्यू अपने कैलकुलेट करें। सबसे पहले बाम्बर सीरीज के अकॉर्डिंग, नेम सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग किसको कैलकुलेट किया जाता है, n1 को, और लाइन ऑफ सीरीज के अकॉर्डिंग किसको कैलकुलेट किया जाता है, n2 को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, n1 क्या होगा, n1 बाम्बर सीरीज दिए, इसका मतलब कौन सा होगा, n1 2 होगा। और क्या दिया क्वेश्चन में, n2 अपने को कैलकुलेट करना है, n2 क्या होगा, देखना E मैक्सिमम की बात करा, इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ेगी, E मैक्सिमम यानी लैम्डा मिनिमम। तो देखना कोई इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट सेल सेकंड सेल, अगर हाई एनर्जी लेवल से कहाँ आता है, सेकंड सेल में आता है, किस में आता है, सेकंड सेल में आता है हाई एनर्जी लेवल से। तो उस हाई एनर्जी लेवल्स को जो सीरीज सेकंड सीरीज में आता है तो उसको क्या बोला जाता है, बाम्बर सीरीज। तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम, ई मैक्सिमम कब होगी, ये जो फर्स्ट लाइन है इस बाम्बर सीरीज की, जो फर्स्ट लाइन है इसको फर्स्ट लाइन बोला जाता है, ये सेकंड लाइन हो गई, और लास्ट को क्या बोला जाता है, लास्ट लाइन या अंतिम रेखा क्या बोली जाती है। ये जो लास्ट लाइन है इसकी एनर्जी अधिकतम होती है, क्यों होती है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा इन्फिनिटी से आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी सेल से जब आता है इलेक्ट्रॉन, इसमें सेकंड सेल में, तो उसको क्या बोला जाता है, बाम्बर सीरीज। और उस लाइन की क्या होगी, अधिकतम क्या होती है, ये जो ई मैक्सिमम होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, अधिकतम होती है, इस बात को ध्यान में रखना। तो इसके लिए n2 कैसे कैलकुलेट की जाती है, जब एनर्जी अधिकतम हो, तो अपनी लेक्चर में बात हो गई थी पीछे वाले लेक्चर में, ई मैक्सिमम जब होती है तो n2 की वैल्यू कितनी बताई जाती है, इनफाइनाइट। कितनी बताई जाती है, इनफाइनाइट। n2 क्या मानना है अपने को, इनफाइनाइट। तो n1 की वैल्यू तो क्या होगी 2, n2 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। अब देखना कैलकुलेट करते हैं अपन, 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, z कितना है, हाइड्रोजन एटम के लिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/n1 2 की स्क्वायर -1/n2 कितना होगा, इनफाइनाइट। तो 1/λ इक्वल टू क्या होगा, r की वैल्यू मैं कितनी रख दूं यहाँ पे, चलो r की वैल्यू रख देंगे, अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/4 1/इनफाइनाइट क्या बोला जाता है, 0 बोला जाता है। 1/λ क्या हो गया, r/4। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना लैम्डा इक्वल टू हो गया 4/r। 4/r का मतलब 1/r, इसको 1/r की जगह में क्या रख सकता हूँ,
912 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा कितना हो जाएगा अपना 4 × 912 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, लैम्डा कितनी आ जाएगी अपनी, लैम्डा इजिकल टू 8.43648 कितनी आ गई 3648 एंगस्ट्रॉम। तो अपना क्वेश्चन क्या था, बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितनी आ गई अपनी, ये जो लैम्डा आई है ये किसकी आई है, लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम बोल दूं या एनर्जी बोल दूं, ठीक है। तो लैम्डा मिनिमम या एनर्जी मैक्सिमम, तो अपने n1 और n2 कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद अपने उसमें फॉर्मूले में रख दिए, अपनी क्या आ जाएगी वेवलेंथ आ जाएगी। मिनिमम वेवलेंथ बामर सीरीज की क्या होती है 3648 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे, इसको पहले उतार लो। चलिए अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन में अपने वो क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, मैंने बात कर ली। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना, सेकंड क्वेश्चन था लाइमन सीरीज की क्या दे रखी थी अपने को, वेवलेंथ दे रखी थी, मैक्सिमम वेवलेंथ दे रखी थी। कितनी है मैक्सिमम वेवलेंथ, कितनी दे रखी थी, x दे रखी थी। किसी लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी दे रखी थी, x दे रखी थी। तो इसने पूछा था कि पास्टन सीरीज जो है, पास्टन सीरीज, इस पास्टन सीरीज की क्या बतानी थी अपने को, पास्टन सीरीज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आवर्ती बतानी थी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। एक क्वेश्चन क्या दे दिया, लाइमन सीरीज की अधिकतम वेवलेंथ दे दी, अधिकतम तरंग दे दी कितनी है x है। तो बताओ पास्टन सीरीज की अधिकतम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो इसको काम में लेकर अपन ये निकालेंगे, देखना कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ जो क्वेश्चन में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लाइमन सीरीज की अधिकतम वेवलेंथ अधिकतम, इसका मतलब क्या हो गया लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम का दूसरा मीनिंग क्या होता है, ई मिनिमम। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, ई मिनिमम। अब देखना अपना फॉर्मूला अपन इसमें लगाते हैं, 1 लैम्डा किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात चल रही है। इसका मतलब अपना फॉर्मूला लगाएंगे 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। कौन सा है, हाइड्रोजन एटम, जेड लिखने की जरूरत नहीं है। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखना 1 लैम्डा इजिकल टू क्या हो जाएगा, n1 और n2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, देखना जब ई मिनिमम होती है तो n2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, मैंने बताई थी n1 + 1 से। जो n1 अपना कैलकुलेट होगा सीरीज के नाम के अकॉर्डिंग, उसमें क्या जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इस लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए जब भी बात आती है तो n1 कितना होता है, 1 आता है। लाइमन सीरीज के लिए कितना आता है, n1 1। n2 की वैल्यू मैंने कहा कैसे कैलकुलेट होती है, n1 + 1 से। n1 कितना है अपना 1 + 1, तो n2 कितना हो जाएगा 2। n1 और n2 की वैल्यू आ गई, n1 कितना है 1, n2 कितना है 2। किसके लिए, जब एनर्जी क्या हो मिनिमम, या मैं बोल दूं लैम्डा क्या हो मैक्सिमम हो। तो देखना इसमें वैल्यू रख रहा हूँ r, n1 कितना है 1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 कितना है 2 की स्क्वायर, कितना आ जाएगा r 1/1 माइनस 1/4। ये क्या आ गई 1 लैम्डा। इसको सोल्व करेंगे, देखना लैम्डा 1 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया r 3/4, r 3/4। अब देखना अगर मैं, इसने क्या दिया है मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी दे रखी है, x दे रखी है। इसका मतलब ये जो लैम्डा है वो कितना है मैक्सिमम है, कितना दे रखा है x दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x दे रखा है। तो इस लैम्डा मैक्स को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r 3/4। तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूँ तो r की वैल्यू कितनी होगी, देखना इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये अगर r यहाँ पे आएगा 1/r तो ये क्या चला जाएगा 3x/4 हो जाएगा। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रिवर्स हो जाएगा तो 4/3x।
तो ये आर की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। लाइमन सीरीज की अधिकतम तरंग दैर्ध्य कितनी दे रखी है, एक्स। तरंग दैर्ध्य की बात करें, इसका मतलब वेवलेंथ का अपना फॉर्मूला मैंने लगा दिया, r1/n1² - n2², ये अपना फॉर्मूला लग गया। n1 और n2 की वैल्यू अपने लाइमन सीरीज के अकॉर्डिंग है, जब ऊर्जा मिनिमम हो तो कैसे कैलकुलेट की जाती है उसकी बात मैंने कर ली थी। n1 और n2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अधिकतम वेवलेंथ दे रखी है x। तो ये जो लैम्डा मैक्स निकाली है इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, x रख दिया, इजिकल टू r3/4। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4/3x। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि पास्कल सीरीज की अधिकतम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। इसको अपन काम में लेके क्या करेंगे, पास्कल सीरीज की अधिकतम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो अपना r कितना आया, r इजिकल टू 3/4x। इसी टर्म को काम में लेके अपन क्या करेंगे, पास्कल सीरीज की अधिकतम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। देखना कैसे करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी जब निकाली जाती है तो वेव एक्सप्रेशन क्या होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है देखना। ये तो बात होगी जो क्वेश्चन में दे रखा था उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन को क्या निकालना है, पास्कल सीरीज की अधिकतम आवर्ती निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इजिकल टू होता है CR/Z²। Z हाइड्रोजन एटम के लिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/n1² - 1/n2²। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, अधिकतम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अधिकतम फ्रीक्वेंसी म्यू मैक्सिमम का मतलब, और मैंने क्या बताया था इससे जो पीछे वाला लेक्चर है उसमें अपनी बात हो गई थी। म्यू मैक्स का मतलब क्या हुआ, ई मैक्स। ये क्या थी, मिनिमम, ये क्या है, ई अधिकतम। जब अधिकतम ऊर्जा हो तो n2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, n2 इजिकल टू होता है इनफाइनाइट। जब भी अधिकतम ऊर्जा की बात करें या फ्रीक्वेंसी अधिकतम बात करें, वेव नंबर की अधिकतम की बात करें तो अपना n2 कितना होगा, हमेशा ही इनफाइनाइट होगा। जब ऊर्जा मिनिमम हो तो n2 कितना होगा, n1+1 होगा। तो देखना किसकी बात कर रहा है, पास्कल सीरीज के नाम के आधार पर अपन क्या करते हैं, n1 कैलकुलेट करते हैं। तो पास्कल सीरीज के लिए n1 कितना होगा, 3 होगा। पास्कल सीरीज के लिए n1 कितना होता है, 3 होता है। तो देखना n1 आ गया अपना 3, n2 अपन ने कैलकुलेट कर लिया। मैक्सिमम एनर्जी के आधार पर कितना करता है, n2 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसमें वैल्यू रख देते हैं, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देखना म्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, CR 1/n1 कितना है, 3 का स्क्वायर 9 - 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या हो गया, 0 हो गया। ये वैल्यू कितनी होगी, 0। अपनी क्या बचेगी, म्यू इजिकल टू CR/9। अपनी आर क्वेश्चन में जो दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया, लाइमन सीरीज की जो मैक्सिमम क्या दे रही, वेवलेंथ x दे रखी थी, तो x के फॉर्म में इस r की वैल्यू को मैं रख देता हूँ। r अपना कितना आया था, 4/3x। तो इस r की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ, देखना C/9 इंटू r की जगह कितना है, 4/3x। 4/3x। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 4C/27x। ये अपनी वैल्यू आ गई। ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी सीरीज की वेवलेंथ देके अपने को क्या पूछ लिया, दूसरी सीरीज की फ्रीक्वेंसी पूछ ली। कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक दूसरे से कोरिलेट करके। सबसे पहले अपने x के फॉर्म में r की वैल्यू निकाल ली, ये r की वैल्यू x के फॉर्म में यहाँ रख दी, तो अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 4C/27x। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं एग्जाम में, टाइप ऑफ क्वेश्चन से इस लेवल तक भी जा सकता है। इसको उतार लें। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको उतार लें पहले। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपना, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और कैसे कहाँ तक पूछ सकता है क्वेश्चन। दो क्वेश्चन की बात होगी अपनी, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, थर्ड क्वेश्चन है
थर्ड क्वेश्चन है बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या पूछ लेगा? बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य और पाश्चन श्रेणी की क्या पूछ लेगा? मिनिमम तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताओ। तरंग दैर्ध्य का अनुपात, कई बार रेशियो पूछ लेता है, किसी दो सीरीज का क्या दे देता है? अपने को वेवलेंथ दे देता है, मिनिमम और मैक्सिमम उनका रेशियो पूछ लेता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को उतार लें, उसके बाद अपन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखना ध्यान से, बामर सीरीज की मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या हुआ? बामर सीरीज की मैक्सिमम, तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बामर श्रेणी के लिए, बामर के लिए क्या दे रखा है? लैम्डा मैक्स दे रखा है। लैम्डा मैक्स का मतलब क्या होता है? ई मिनिमम। ई क्या हो गई? मिनिमम। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बामर सीरीज के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य का निकाल लेंगे, उसके बाद किसके लिए? पाश्चन श्रेणी के लिए मिनिमम तरंग दैर्ध्य निकाल लेंगे, उन दोनों का रेशियो ले लेंगे, अपना आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बामर की लैम्डा मैक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अपना फॉर्मूला क्या है? तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है, इसमें भी तरंग दैर्ध्य की बात है। अपना फॉर्मूला लगा देंगे, 1/λ इक्वल टू क्या होता है? R Z²। Z कितना है? क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, Z लिखने की जरूरत नहीं है। 1/N1²। N1 कितना है? देखना, E मिनिमम जब होता है तो N2 कितना होता है? जब ऊर्जा मिनिमम बोली जाती है तो N2 बोला जाता है N1+1। जब ऊर्जा मिनिमम बोली जाती है तो N2 कैसे कैलकुलेट करते हैं? N1+1। हमेशा फॉर्मूला ध्यान में रखना। और बामर सीरीज की बात कर रहा है, बामर का मतलब N1 कितना होगा? 2। बामर की बात कर रहा है, इसका मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, कहाँ आएगा? सेकंड सेल में आएगा, बामर में आएगा। तो N1 कितना होगा? 2। यहाँ से N2 निकाल लूँ, इसमें N1 की जगह क्या रख दूँ? 2 + 1। N2 कितना होगा? 3। N1 और N2 की वैल्यू मिल गई, इसमें रख देते हैं। N1 कितना है? 2 की स्क्वायर माइनस 1/N2 की स्क्वायर। N2 कितना है? 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, देखना 1/λ इक्वल टू R 1/4 - 1/9। इसको सोल्व करने से क्या आएगा? यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं। 1/λ इक्वल टू R 36 कितना होगा? 9 - 4। 1/λ इक्वल टू कितना आ जाएगा? R 5/36। 5/36। इसको उतार ले पहले, उसके बाद अपन मैं इसको रफली करूँगा। तो देखना, मैं क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। देखिएगा, तो लैम्डा ये किसके लिए बात चल रही है अपनी? देखना, बामर सीरीज के लिए बात चल रही है। तो लैम्डा मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बामर के लिए काम में ले रहा हूँ इसको। तो कितना है? 36/5R। 36/5R। ये किसके लिए वैल्यू हो गई? लैम्डा बामर के लिए। अपने को क्या दे रखा था? लैम्डा मैक्स दे रखी थी, तो लैम्डा बामर के लिए आ गया। अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में? लैम्डा बामर अपॉन क्या पूछा है? लैम्डा पाश्चन। इन दोनों का रेशियो पूछा है। अब ये तो बात हो गई लैम्डा बामर की। अब अपन क्या चेक करेंगे? जो पाश्चन की लैम्डा है मिनिमम, उसकी बात करेंगे। देखना ध्यान से कैसे निकल जाती है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ ताकि होगी आपने इसमें वैल्यू अपने आ गई। कैसे सोल्व करना है, कैसे N1 और N2 निकालना है, उसकी मैंने बातें कर ली। अब देखना, पाश्चन के लिए, पाश्चन सीरीज के लिए कैसे कैलकुलेट होगी। पाश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पाश्चन सीरीज के लिए। देखना ध्यान से, पाश्चन सीरीज के लिए क्या अपने को कैलकुलेट करना है? लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम का मतलब क्या हो गया? ई क्या हो गई? मैक्सिमम। जब लैम्डा मिनिमम होती है तो ई क्या होती है? मैक्सिमम। जब ई मैक्सिमम होती है तो N2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? N2 इक्वल टू बोला जाता है इनफाइनाइट। हमेशा इनफाइनाइट बोला जाएगा। जब अधिकतम
ऊर्जा की बात करें या मिनिमम वेवलेंथ की बात करें तो n2 हमेशा ही क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट। पाससन सीरीज है, पाससन सीरीज है, इसका मतलब यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी होगी, 3। जैसे बामन में बात की थी n1 कितना था, 2। पाससन है, इसका मतलब n1 कितना होगा, 3। तो अपने को n1 और n2 की वैल्यू मिल गई। अपन कैलकुलेट क्या करेंगे वे, लैम्डा, किसकी बात कर रहा है, लैम्डा वेवलेंथ की। अपना फॉर्मूला लगा देंगे। z कितना है, हाइड्रोजन एटम दिया है क्वेश्चन में। 1/n1 कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 कितना है, इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो अपना 1/लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, r 1/9। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 9/r। ये अपना क्या हो गया, लैम्डा पाससन सीरीज के लिए। लैम्डा पाससन बोल दूं या मैं इसको क्या बोल दूं, मिनिमम है वेवलेंथ, और ये अपनी क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ। अब रेशियो ले लेते हैं इन दोनों का, कितना आता है देखिएगा ध्यान से। अपने वो रेशियो पूछा था क्वेश्चन में, लैम्डा बामर और लैम्डा पाससन, इन दोनों का रेशियो कितना होगा। तो लैम्डा बामर कितना था, 36/5r, 36/5r अपॉन लैम्डा पाससन कितना है, 9/r। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 36 × r/5r × 9। तो देखना, इसको क्रॉस कर देते हैं, ये कितना होगा, 4। अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। तो ये अपना रेशियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको टिक करना है। तो किस तरीके से किसी एक सीरीज के अपने को क्या दे देगा, वेवलेंथ दे देगा, दूसरे की वेवलेंथ पूछ लेगा, उनका रेशियो पूछ लेगा। तो अपना आंसर क्या होगा, लैम्डा बामर अपॉन लैम्डा पाससन इज इक्वल टू 4/5। करेक्ट आंसर क्या होगा, 4/5। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार सोल्व करा लेता है। तो किसी एक की वैल्यू अपने को दे देगा क्वेश्चन में, उसको निकाल के अपने दोनों का रेशियो ले लेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैंने बात कर ली। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। अगर आपको स्पेक्ट्रम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनको लिख के याद करिए, तभी ज़्यादा याद होगा। हर एक चीज़ को बार बार रिवाइज करिएगा, तभी ये चीज़ें आसान बनेगी। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।